नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने फारस की खाड़ी को कहा अरब की खाड़ी, ईरान का पलटवार। पश्चिम एशिया में शांति के लिए रूस मध्यस्थता में मदद करने को तैयार। राष्ट्रपति पुतिन। दक्षिणी लेबनान में पिता के अंतिम संस्कार के दौरान इस्राएली हमले में एक बच्ची की मौत। भारतीय इलाके को चीन की ओर से नया नाम देने पर विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। वसुंधरा राजे बोली, मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई। वायरल बयान से राजस्थान में मचा बवाल। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से फारस की खाड़ी के लिए अरब की खाड़ी शब्द के प्रयोग पर ईरानी अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ईरान के उपराष्ट्रपति अब्दुल करीम हुसैन साधे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अलेक्जेंडर और मंगोलों के सेनापति भी फारस की खाड़ी का 2500 साल पुराना नाम नहीं बदल सके। आप एक कप्तान से ज्यादा कुछ नहीं हैं। हुसैन साधे ने लिखा कि क्या आप अपनी युद्ध भड़काने वाली परियोजना की नाकामी को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अरब देशों का शोषण करना चाहते हैं? आपसे नहीं, लेकिन मैं अपने अरब भाइयों से यह उम्मीद करता हूं कि वे अपना पैसा ऐसे व्यक्ति के भ्रम पर खर्च ना करें जो उनकी रक्षा नहीं कर सकता। इससे पहले ऑस्ट्रिया के वियना स्थित ईरानी दूतावास ने भी अमेरिकी रक्षा मंत्री के एक्स पोस्ट में अरब खाड़ी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। दूतावास ने लिखा कि यह कोई संयोग नहीं है कि पीट हेगसेथ को ईरान के विरुद्ध युद्ध में और खासकर होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को गलत जगह पर खोजा। उन्हें यह नहीं पता था कि वह फारस की खाड़ी में स्थित है। हमारी विनम्र सलाह है कि वे हर सुबह 10 बार फारस की खाड़ी दोहराएं। इससे शायद उन्हें अगला युद्ध जीतने में मदद ना मिले, लेकिन कम से कम वे सही जगह पर तो पहुंच जाएंगे। दरअसल इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक्स पर सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक बयान साझा किया था और उसके एक अंश का जिक्र करते हुए लिखा था कि विध्वंसक पोत यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी अरब की खाड़ी में एक व्यापक मिशन के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यह जलमार्ग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बिछाई गई समुद्री माइंस को खत्म करे। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस दावे से इनकार किया है। रूस की समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रविवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियान के साथ फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में इस्लामाबाद में हुई ईरान अमेरिका वार्ता पर चर्चा की गई। रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया में सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। दक्षिणी लेबनान में इस्राएली हमलों के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 7 साल की बच्ची एलीन सईद अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने गांव शरीफा गई थी जब अचानक हुए हमले में वह घायल हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन और कई रिश्तेदारों की मौत हो गई। यह हमला उस दिन हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद लोगों को शांति की उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद लेबनान में हमले जारी रहे और 350 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एलीन के दादा नासिर सईद ने बताया कि वे प्रार्थना कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार हमला हुआ। परिवार को एक ही हफ्ते में कई अपनों को दफनाना पड़ा। यह घटना युद्ध के बीच आम लोगों, खासकर बच्चों पर पड़ रहे गंभीर असर को दिखाती है। अमेरिका और ईरान के बीच लागू सशर्त संघर्ष विराम का एक मुख्य हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों का सुरक्षित गुजरना रहा है। यह दोनों पक्षों के लिए एक अहम मुद्दा है। इस समुद्री मार्ग से आम दिनों में दुनिया का करीब 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी गुजरता है। ईरान की संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि यह स्ट्रेट ईरान के लिए एक अति संवेदनशील सीमा है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाबाई का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है और इसका शुल्क रियाल में ही चुकाना होगा। रियाल ईरान की मुद्रा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाखेर कालीबफ, जो इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका के साथ हुई शांति वार्ता का हिस्सा थे, ने कहा कि बातचीत के दौरान वाशिंगटन तेहरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। कालीबफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास जरूरी अच्छी नीयत और इच्छा शक्ति है, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभवों की वजह से हमें दूसरे पक्ष पर कोई भरोसा नहीं है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल में मेरे साथियों ने कुछ रचनात्मक पहले सामने रखी, लेकिन आखिरकार बातचीत के इस दौर में दूसरा पक्ष ईरानी प्रतिनिधि मंडल का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असहमति की वजह से समझौता नहीं हो पाया। इस्माइल बकाई ने ईरान न्यूज नेटवर्क को बताया
कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से 24 से 25 अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई और कुछ मामलों में हम अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक समझौते पर पहुंचे, लेकिन 2 या 3 मामलों में विचार अलग थे और हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्षेत्र और होर्मुज स्ट्रेट जैसे नए मुद्दों के जुड़ने से बातचीत और अधिक जटिल हो गई है और यह उम्मीद नहीं है कि एक दिन में कोई समझौता हो पाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन पर टिप्पणी की है। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नेतन्याहू पर निशाना साधा है। दरअसल नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा था कि इसराइल मेरे नेतृत्व में ईरान के आतंकवादी शासन और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, जबकि अर्दोआन उनका समर्थन करते हैं और अपने ही कुर्द नागरिकों का जनसंहार किया। इस पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अर्दोआन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पर इस्राएली अधिकारियों की ओर से लगाए गए बेबुनियाद और झूठे आरोप उन सच्चाइयों से पैदा हुई असहजता का नतीजा हैं, जिन्हें हम हर मंच पर लगातार उठाते रहे हैं। बयान में आगे कहा गया कि तुर्की निर्दोष नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा कि नेतन्याहू उनके किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए जाएं। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू को इस दौर का हिटलर भी कहा। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने पर ईरान ने साफ कह दिया है कि ईरान कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा और गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने वार्ता में कई प्रस्ताव रखे थे। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने रियलिस्टिक तरीके से मुद्दों को देखने की जिम्मेदारी अब अमेरिका पर टाल दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका कोई सही समझौता नहीं करता। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियों के बाद ईरानी मीडिया से कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर समझ बन गई है, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर अभी भी राय अलग अलग है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत 40 दिनों की जबरन थोपी जंग के बाद हुई थी और ये बातचीत अविश्वास और शक के माहौल में हुई थी। इसलिए शुरुआत से ही यह उम्मीद करना स्वाभाविक नहीं था कि एक ही बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारत ने चीन की ओर से उन जगहों को नया नाम देने पर कड़ी आपत्ति जताई है जो भारत का हिस्सा हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुद्दे पर भारत का बयान साझा किया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चीन की ओर से उन जगहों को मनगढ़ंत नाम देने की किसी भी शरारती प्रयास को पूरी तरह से खारिज करता है जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि झूठे दावे करने और मनगढ़ंत बातों वाले चीन के ऐसे प्रयास इस अटल सच्चाई को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश समेत ये जगहें और क्षेत्र हमेशा से भारत के एक अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। चीन की ओर से की गई ये हरकतें भारत और चीन के आपसी संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करने वाली हैं। चीन को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए जो संबंधों को बिगाड़ती हैं और आपसी समझ को बेहतर बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा के पास एक नया जिला बनाया है। सेनलिंग नाम का यह जिला काराकोरम पर्वतमाला के पास स्थित है, जो इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हो गया और इसे मुख्यमंत्री पद न मिलने के दर्द से जोड़ा गया। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर बार कोई नहीं बनता। वहीं अखिलेश यादव और अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की। विवाद बढ़ने के बाद वसुंधरा राजे ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान अपने घर का उदाहरण दे रही थी, जहां उन्हें नियमों के कारण पीछे हटना पड़ा था। केरल के कन्नूर में एक डेंटल छात्र की संदिग्ध मौत को लेकर मामला गरमा गया है। 22 वर्षीय छात्र नितिन राज, जो पीडीएस प्रथम वर्ष का छात्र था, 10 अप्रैल को इमारत से गिरा हुआ गंभीर हालत में मिला और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के कुछ फैकल्टी सदस्य उसे जाति, रंग और आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इस मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी गंभीर चिंता जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की।
उन्होंने इसे कैंपस की बीमार संस्कृति का उदाहरण बताया। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं कॉलेज ने 2 फैकल्टी सदस्यों को निलंबित कर दिया। केरल मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। जयराम रमेश ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए लिखा कि 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि भारत सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं की जाएगी। 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह कहा था कि उसने जाति जनगणना न कराने का एक सोच समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय किया है। 28 अप्रैल 2024 को एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग उठाने पर कांग्रेस पर अर्बन नक्सल मानसिकता का आरोप लगाया था। 30 अप्रैल 2025 को जब देश कुछ दिन पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, तभी मोदी सरकार ने अचानक घोषणा कर दी कि आगामी जनगणना के हिस्से के रूप में जाति जनगणना कराई जाएगी। 30 मार्च 2026 को एक व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने कहा था कि चल रही जनगणना 2027 के अधिकांश परिणाम 2027 में ही उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि पूरी जनगणना डिजिटल तरीके से की जा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन करना चाहती है, यह कहते हुए कि जाति जनगणना के परिणाम कुछ वर्षों तक उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि यह तथ्य नजरअंदाज किया जा रहा है कि बिहार और तेलंगाना दोनों ने व्यापक जातिगत सर्वेक्षण 6 महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया था। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह देश को गुमराह कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाने में लगे हैं। अब वे उस प्रावधान में संशोधन करना चाहते हैं जिसे संसद ने सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया था। सीधा सीधा छिपा हुआ एजेंडा यही है कि जाति जनगणना कराना ही नहीं है। संसद के 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए सख्त व्हिप जारी किया है और सभी को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने के लिए तो नए बिल पेश किए जाएंगे। सरकार परिसीमन आयोग बनाने की भी तैयारी में है ताकि प्रक्रिया तेज हो सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विशेष सत्र के समय और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिना पूरी जानकारी के इस पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से पहले सभी दलों से अपील की है कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए एकजुट होकर संशोधन पारित करें। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की बड़ी और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मोदी ने सुझाव दिया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ कराए जाएं। फिलहाल यह कानून 2023 में पास हुआ था, लेकिन परिसीमन और जनगणना के कारण इसके 2034 तक लागू होने की संभावना थी। सरकार इसे पहले लागू करने के लिए 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में संशोधन लाने जा रही है। इस कानून के तहत लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री से लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया है। पोस्टरों में बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल और ना ही फिर से दंगा फसाद चाहिए जैसे संदेश देकर बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा गया। वहीं बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि बिहार की सत्ता अब बीजेपी के हाथ में जा सकती है, जबकि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी अटकलें हैं। फिलहाल किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, जिससे सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.